हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है सब लास्ट क्लास वाला तो इतना कुछ था नहीं जो मैं रिपीट करूंगा, तो आगे ही बढ़ते हैं। बस ये याद रख लो कि 3 पार्ट में इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है। पार्ट नंबर ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यूज। पार्ट बी इज, अगर मैं बात करूं आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एंड पार्ट सी इज विजिल मैकेनिज्म। तो ये सारा हम एक सिंगल क्लास में, ये क्लास में ये डिसाइड करेंगे, और 2 क्लासेस और 3 क्लासेस बेसिकली हम लगाने वाले हैं पार्ट ए पे। डन। तो इसमें मैंने आपको बोला था इसको हम 8 हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडिंग्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, जिसमें हमने फाइनेंशियल ओवरसाइट हमने पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कॉर्पोरेट फेलियर्स वगैरह और मैक्सवेल स्कैम, एनरॉन स्कैम, सत्यम स्कैम वगैरह की वजह से अब एग्रेसिव अकाउंटिंग करना, अर्निंग मैनेजमेंट करना, मैनिपुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाना, देन मैं बोल सकता हूं आप लोगों को बोनस प्लान्स दिखाना एंड ऑल दैट, बहुत सारे ऐसे थे। और ऑलमोस्ट सबके अंदर क्या पाया गया था? लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। डन ना? तो अब सर सवाल क्या पैदा होता है हमारा? सेकंड हमने की थी स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब स्ट्रेंथन कैसे करने थे हमने बात की थी कि स्कोप को खत्म कर देगा। किसके स्कोप को? डिस्क्रिमिनेशन, मैनेजमेंट की डिस्क्रिमिनेशन के स्कोप को खत्म कर देगा कि आप अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते टाइम पे ना अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं चलाओगे और प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं आपको वही फॉलो करने होंगे। देन फिर हमने बात की थी कि इंडिया ने भी क्या इनिशिएट लिए, अपने स्टैंडर्ड्स को अलाइन कर दिया इन ट्यून विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, जिसको हमने आईएफआरएस का नाम भी दिया था, है ना। देन उसके बाद हमने बात की थी कौन इसको रेगुलेट करता है। मेनली सेक्शन 133 के अंदर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर रूल्स बनाए गए। और ये पावर कहां से आई? हमारी 469 सेक्शन के अंदर पावर थी, और 1956 एक्ट में 210A के अंदर पावर थी। एंड देन फाइनली एनेक्चर के रूप में ये हमारे सामने आए। डन। तो और डिटेल में नहीं जाते हुए आज देखो, आज है ना, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। देखो मेरी ना बुक में ये थी मेरी, जो आप लोगों को मिली होगी ये बुक। टिल डेट आज के दिन तक ये वाली बुक किसी बच्चे के पास अवेलेबल नहीं होगी। किसी भी बच्चे के पास, मतलब जो बुक मैं अब ये दिखा रहा हूं, ये वाला चार्ट अभी तक किसी बच्चे की बुक में नहीं होगा। हाँ, आने वाले टाइम पे जब ये बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अप टू दिसंबर तक ये लेक्चर चलेंगे, तो उसके बाद भी चलेंगे अगर अमेंडमेंट नहीं आई तो। जब बच्चा इसको पढ़ेगा, और हो सकता है किसी बच्चे के पास अमेंडेड बुक में ये वाला चार्ट, ये वाली आपको दिख जाए, तो उस टाइम पे मैं बोल सकता हूं कि उनको मिल जाएगी। बट आज के दिन तक, टिल मैं बोल सकता हूं मिड ऑफ अप्रैल तक, अभी तक किसी बच्चे के पास ये बुक नहीं है जिसके अंदर ये हो। बट ये वाली बुक सबको दिखेगी, ये वाली सबके पास होगी भी। डन। एक बात ध्यान रखना, एक तो है ये रूल 4 अपने आप में, ये देखो, 1 पेज, वो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, अप्रोक्सीमेटली 4 पेजेस। और वो भी मैंने इतना क्लमजी करके इसको लिख रखा है, इतना भीड़ा भीड़ा लिख रखा है। अगर मैं इसको एक अपने नेचुरल वे में लिखूं ना, तो ये 6 पेजेस में ये वाला रूल हमारा जाएगा। तो एक तो वे हमारा है सर, हम लाइन टू लाइन इसकी इंटरप्रिटेशन करें और इन डेप्थ जाके इस रूल को एनालाइज करें। एंड देन फाइनली सर, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट थी मार्च 2020 के अंदर ही। और देन सर अगर एग्जाम में आता है तो हम एक फुल मीनिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहां लगेंगे, एप्लीकेबिलिटी का कब लगेंगे, टाइम ऑफ कब लगेंगे, ठीक है, और कहां किस कंपनीज पे लगेंगे, और क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, और सर इन डिटेल जानना चाह रहे हैं फेज वाइज मैनर में। इसमें हम सर 4 फेज पढ़ने वाले हैं, 3 फेज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक छोटी सी टेबल में मैं आपको दिखा दूंगा, 4 पेज पढ़ने वाले हैं। तो फेज वाइज मैनर में एक तो मैंने आपको बता दिया सर, 4 पेजेस की जो मेहनत है ना, जो 4 पेजेस में आप लोगों को पढ़ना है मेरी बुक के अकॉर्डिंग। अदरवाइज 5 पेज, मतलब जिसको खुला लिखूं तो मैं 6 पेज खुला लिखूं तो 1 पेज में, ये हाफ पेज में ये, और यही चीज जो ऊपर बोली गई इसको टेबुलर फॉर्म में मैं बोल सकता हूं हाफ पेज में मैंने सम अप कर दिया। ठीक है, तो क्या गया? डन। सो अब सवाल अब आपके सामने है, जवाब अभी मैं आप लोगों का नहीं सुन पा रहा हूं, तो जवाब मेरा दिल तो बोल रहा है कि मैं ना लाइन टू लाइन इंटरप्रिटेशन करवा दूं। देखो ऑनेस्टली दिल मेरा बोल रहा है लाइन टू लाइन पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा भी ना शॉर्टकट्स अपनाना नहीं है। चाहे वो पेपर गवर्नेंस हो, बच्चा बोलता है सर गवर्नेंस, अरे भाई तभी तो मेरे में और औरों में डिफरेंस है, तभी तो मेरे लेक्चर्स में और औरों के लेक्चर्स में डिफरेंस है कि मैं बच्चे को ये नहीं देखता हूं कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं उसमें भी अपना वही एफर्ट्स लगाता हूं इंटरप्रिटेशंस का जो लॉ में लगाते हैं। और आप लोग तो हैबिचुअल लॉ पढ़ने के, तभी आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि मिडवे निकालते हैं, इतनी डिटेल में भी नहीं जाएंगे जितनी डिटेल्स में हम जैसे ऑडिट कमेटी वगैरह की इंटरप्रिटेशन की थी, और इतनी
कम भी नहीं करेंगे कि हम ऊपर ऊपर से। तो ये मैं सोच रहा हूं अपने न्यू एडिशन में से ना उठा के और ये सारा का सारा डिलीट कर दूं। अभी तक मैंने सोचा है और आई एम फेसिंग डायलेमा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्लीज 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 आप लोग जब भी इस लेक्चर को देखते हो, जब भी इस लेक्चर को देखो, और अगर मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूं, अगर यूट्यूब वाले बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे रिकमेंड करना लेक्चर को देखने के बाद कि सर हाँ आपने जो शॉर्टकट वो उठा के चार्ट डाला है, वो टेबल सी डाली है, वो इफेक्चुअल है और उससे पर्पस फुलफिल हो रहा है, तो सर प्लीज आप वही डाल दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें पूरा इन डिटेल पढ़ना चाहिए तो सर आप मुझे रिकमेंड करना प्लीज। आपका मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो मेनली पोलिंग होगी वही मैं इसको फाइनलाइज करके अपने बुक के अंदर करूंगा, ठीक है। तो चलो जी, फिलहाल मैं डिटेल में ही स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने। इधर ध्यान दो, ओब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया था रूल 4 बोलता है ओब्लिगेशन, रेगुलेशन 48 बोलती है कौन से वाले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले की ओब्लिगेशन। ये मैंने आपको आपके बुक में इस तरीके से कुछ इंटरफेस बना के दे दिया था, ओब्लिगेशंस टू कंप्लाई विद इनको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, यस इंडेस को। अब रेगुलेशन 4 जो है सर हमारी, वो ना इसके सब रेगुलेशन 1 सॉरी रूल 4 सब रूल 1 हमारा क्या बोलता है, वो डील करता है सर रूल्स, वो डील करता है वॉलेंटरली। सर अगर कोई भी कंपनी चाहे तो जब ये आया ना, जब रूल्स बना था 2015 में, तो वॉलेंटरली चाहे तो अपने आप से ही अपनी इच्छा से अगले फाइनेंशियल ईयर जब ये बन के आया उसी से अगले 2015-16 में ही इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो उसको दिया गया पहले साल तो सबको वॉलंटियरली। देखो जी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर हमारे फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। फेज 1 में किन किन कंपनीज को कवर किया, फेज 2 में किन किन कंपनीज को कवर किया, फेज 3 में किन किन कंपनीज को कवर किया, फेज 4 में किन किन कंपनीज को कवर किया। कुछ बच्चा तो प्लीज 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 कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे समझना ही नहीं है सर, लास्ट में क्रक्स बता तो देंगे ना तो मैं उस क्रक्स को पढ़ के बैठ जाऊंगा। प्लीज आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू यार, पैसे भरे हैं तो उसका बेनिफिट ले लो, और जो बच्चा फ्री देख रहा है उसका भी बेनिफिट ले लो। मतलब ऑनेस्टली ये इंटरप्रिटेशन आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में नहीं पढ़ के आए हो और फाइनल में भी कहीं और नहीं पढ़ोगे, और गलती से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले या फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्योरली आप क्रैम करोगे इस पॉइंट को, बस प्योरली ऊपर ऊपर से उठा के क्रैम करोगे और इंडिया की किसी बुक में भी इतनी डिटेल में नहीं अवेलेबल होगा। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करेंगे इस वाले पॉइंट का। तो जो बच्चा अपना ऐसे करना स्टार्ट कर दिया है, किसी बच्चे ने उठा के पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज अपने ध्यान को यहां लेके आओ और आप लोग बड़ा एंजॉय करने वाले हो। आने वाला 40 मिनट 35 मिनट्स मेरी हैं अब आपकी, प्लीज इधर ध्यान दो, आ जाओ इधर। चलो द कंपनीज अब स्पेसिफाई नहीं किया है लिस्टेड एंटिटी, ये लिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड, एंड देयर ऑडिटर्स, कंपनीज को और इसके ऑडिटर्स को शैल, द वर्ड फोकस करो सर, हाईलाइट द वर्ड शैल कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी इंडेज स्पेसिफाइड इन द एनेक्चर टू दीज रूल्स। सबको पता है, लास्ट क्लास में बताया था। इन प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम पे भी इनको फॉलो करो और ऑडिट को करते टाइम पे भी ऑडिटर्स को भी और उसकी कंपनीज को भी फॉलो करना चाहिए। शेल करेगी रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली इस तरीके से करेगी। देखो अभी ना क्लक्स पे मत पूछना कि सर वॉलंटरली आपने बोला था लेकिन तो वर्ड शेल आ गया, नहीं, अभी बोला करना चाहिए इस वे में जो नीचे दिए गए फॉलोइंग वे में। पढ़ लो पहली बात सर, इसका सब क्लोज ए, अब रूल 4 सब रूल 1 क्लोज ए, सब क्लोज नहीं बोलूंगा, क्लोज 1। क्लोज 1 क्या बोलता है, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी व्हाटएवर, एंड इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी, इट्स जॉइंट वेंचर, इट्स एसोसिएट कंपनी। तो आ जाओ जी, मैं नोट्स बनाते हुए चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों को, सबको, मेरे भाई बहनों को, किसी को भी किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और बाद में वो बच्चा परेशान और अपनी खुजाए नहीं बैठ के सर को और ज्यादा परेशान ना हो। चलो इधर ध्यान दो, पहला पॉइंट जो इसका बोलता है क्लोज 1 क्या बोलता है सर, रूल 4 सब रूल 1 का क्लोज 1 क्या बोलता है सर, कोई भी कंपनी, अब इसमें बोलता है एनी कंपनी, वर्ड एज इट इज लिख रहा हूं मैं, एनी कंपनी, इसकी एच लिमिटेड लिखूंगा मैं होल्डिंग के लिए, भले वो प्राइवेट हो कुछ भी हो, मेरा होल्डिंग कंसर्न है इसको बोलना। इसकी सब्सिडरी को मैं एस लिमिटेड लिखूंगा, इसकी एसोसिएट को मैं ए लिमिटेड लिखूंगा। कोई भी कंपनी, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, और सर इसको मैं लिखूंगा जेवी, जॉइंट वेंचर कंपनी, जेवी लिमिटेड मान लो। ठीक है जी, अगर ये है तो आगे बढ़ते हैं।
मे, हाईलाइट द वर्ड मे, ऊपर था शेल। तो इन कंपनीज को, ये कंपनीज की होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी को चाहे तो कंप्लाई कर सकती है विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब? फॉर अकाउंटिंग, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। फॉर अकाउंटिंग पीरियड, किस पीरियड के लिए? जिसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं उस पीरियड को। कौन से पीरियड को? बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016। तो सर बोला जा रहा है 2015, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 के लिए। तो पहले टाइमलाइन क्या बोला सर? विद द कंपेयर, ये काट दो, कुछ नहीं है, विद द कंपेरेटिव्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2015 और देर, मतलब जो आपको करना था इस साल, यानी जो एएस चल रहे थे उससे कंपेरेटिव करके आप इनको फॉलो कर सकते हो, उनका ना फॉलो करके आप इनको कर सकते हो, और उसके बाद आने वाले टाइम पे आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे ना आंसर देना। एक बार तो आपने इंडेज फॉलो कर लिए, उसके बाद आप अगले साल से ना फिर दोबारा से एएस फॉलो कर रहे हो, क्या इज इट पॉसिबल? आप में अभी वॉलंटरी कर रहे हो, अगले साल से आप दोबारा से एएस पे आ गए हो? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर आपको लेक्चर के अंदर आने वाले टाइम पे मिलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को टाइमलाइन में। तो सबसे पहले चीज, ये कंपनी चाहे तो अपने अकाउंटिंग ईयर से क्या कर सकते हैं? इंडेज, ये कर लेना, इंडेज को फॉलो कर सकते हैं। अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग कहां से होगा हमारा? 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। अच्छा, ये कंपनीज कैसे करेंगी? वॉलंटरली, वर्ड लिखा था मी, चाहे तो आप लोग कर सकते हो। टाइमलाइन में सबसे पहले टाइमलाइन हमारी भी, बाद में टाइमलाइन बनाते हैं। अब क्लोज 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं सर। इधर ध्यान दो, अब आ गया हमारा फेज का मतलब अब हम ना स्टार्ट करेंगे मैंडेटरी वाली। अब हम फेज 1 पढ़ने वाले हैं, और यहां से ना अब हमारी मैंडेटरी स्टार्ट हो जाएंगी जी। फेज 1 यहां से अब हमारी मैंडेटरी स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए हमने फेज स्टार्ट कर लिए। वॉलंटरी के लिए कोई भी फेज नहीं बनाया गया है इंडेज में, रूल 4 ने वॉलंटरी के लिए कोई भी फेज नहीं बनाया। ठीक है जी, पक्का पक्का। चलो, अब सब क्लोज 2, अब सब रूल 1 का ही सब क्लोज 2, इसमें सब रूल 1 का ही चल रहा है अभी। सब क्लोज 2 क्या बोलता है जी? इधर ध्यान दो, द फॉलोइंग कंपनी शेल कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये नीचे निम्नलिखित कंपनीज जो दी गई हैं, फॉलोइंग कंपनीज, ये क्या करेंगी? मैंडेटरली, क्या वर्ड लिखा है? शेल, हाईलाइट द वर्ड शेल। अकाउंटिंग पीरियड जो कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 विद द, ये काट दो, विद द कंपेरेटिव्स फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग, मतलब जो आपको करना था उसको ना करके आप इस अकाउंटिंग ईयर में आप क्या करोगे? ये फॉलो करोगे। मतलब जो 31 मार्च तक करते आ रहे थे, आप उसकी जगह, यानी एएस फॉलो करते आ रहे थे 31 मार्च 2016 में, उसकी जगह आप 1 अप्रैल से आप अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में, आप अकाउंटिंग ईयर में आप क्या करोगे? इंडेज को फॉलो करोगे, एंड देयर आफ्टर रिस्पेक्टिवली। अगर आपने कर, एक बार इस साल भी करोगे और आने वाले साल में भी करते रहोगे। सर कौन सी कंपनीज? ध्यान दो इधर। कंपनीज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। अरे वाह, क्या बोल सकता हूं? लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनीज जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड, या तो लिस्ट हो चुकी हैं या होनी हो। सर एक तो जिसकी एप्लीकेशन गई हुई है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल वगैरह ले ली। दूसरी बात, सर क्या इंडिया में लिस्टेड या इंडिया से बाहर लिस्टेड? आएगा भी आगे। ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो जिसके एडीआर जीडीआर ये इशू हो और वो लिस्टेड हो, तो वो कंपनी भी। एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। इधर ध्यान दो, अब मैंडेटरी के लिए कौन सी कंपनी की बात की गई है? फॉलोइंग कंपनीज बोला गया जी। अब कौन सी कंपनी? सारी कंपनियां होल्डिंग सब्सिडरीज वर्ड, ऑल्दो प्राइम ऑफिस यूज नहीं किया गया है, बट आएगा वो वर्ड भी, ऐसा मत मानना नहीं आएगा। कोई भी कंपनी, अब वर्ड लिखा गया एनी कंपनी, कंपनीज, वर्ड ध्यान से पढ़ो, कंपनीज इसकी होल्डिंग कंपनी। सर ये कहां लिखा है? अभी आएगा, रुको। सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी। क्या कर दिया इन्होंने? जो क्या हो, या तो लिस्टेड हो या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। सर मजा आ गया। कहां?
एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया या फॉरेन यानी आउटसाइड इंडिया। बात आ गई समझ? सर ये क्या होंगी? मैंडेटरी। इनको क्या करना है? मैंडेटरी। क्या फॉलो करने हैं? इंडेस। पक्का पक्का समझ में आ रहा है सब बच्चों को? इन कंपनीज को करना है। लेकिन सर सारी लिस्टेड कंपनी नहीं, बच्चों इधर ध्यान दो। प्लस एंड वर्ड है, एंड सिर्फ ये नहीं, इसी से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में एंड जिसकी नेटवर्थ, वो लिस्टेड एंटिटी जो लिस्ट हो, प्लस जिसकी नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज। बात आ गई समझ? तो दो कंडीशन है, लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, प्लस जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इन इंडिया, इंडिया से बाहर, वो कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। और सर ये कहां लिखा है ज्वाइंट वेंचर? यहां आ जाओ ना इधर, इस वाले पॉइंट के साथ एक बार पहले ये पढ़ लो। होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज ऑफ द कंपनी कवर्ड बाय क्लोज ए, सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 2 ऑफ सब रूल 1 एंड सब क्लोज बी। अभी बी वाला भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना। पक्का पक्का समझ में आ रहा है? चलो जी। कंपनीज अदर देन दोज कवर्ड बाय सब क्लोज ए, उनको छोड़ दो, यानी अदर देन लिस्टेड एंटिटीज, और जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ ना हो, यानी ऐसी कंपनी जिसकी या तो लिस्टेड ना हो लेकिन जिसकी नेटवर्थ ज्यादा हो, या फिर वो लिस्टेड है जिसकी नेटवर्थ कम है, या फिर वो लिस्टेड भी नहीं है और नेटवर्थ भी जिसकी 500 करोड़ नहीं है, यही बोल सकते हैं ना, अदर देन। एंड हैविंग, लेकिन जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोला गया अदर देन दोज हुज कवर्ड, यानी अनलिस्टेड कंपनी, कंपनीज अदर देन दोज कवर्ड बाय सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 2 ऑफ सब रूल 1। क्या मैं बोल सकता हूं दैट इज, अब ऊपर एक कंडीशन तो 500 करोड़, लेकिन जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ उससे ज्यादा, यानी कंडीशन दो में से एक। अब आओ ना इधर प्लीज यार, कैसे मतलब पागलों की तरह देख रहे हो? तो इसमें बोल सकता है फर्स्ट कंडीशन, इसको बोल सकते हैं सेकंड कंडीशन। अब एक कंडीशन ये फुलफिल हमारी, मैं बोल रहा हूं दोनों होनी चाहिए, ये भी, बट अब ये तो है ड्यू टू पॉइंट ए, क्लोज ए। अब मैं क्लोज बी में बोल रहा हूं कि फर्स्ट कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं हुई, लेकिन बट सेकंड कंडीशन जो इनकी थी वो फुलफिल हो गई। तो दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं दैट इज अनलिस्टेड कंपनी। आ जाओ, मजा आ गया सर। दैट इज अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी है सर हमारी, और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेकिन 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो फेज 1 में आ जाएगी और क्लोज 2 के अंदर आ जाएगी, और फेज 1 में क्लोज 2 और सब क्लोज बी के अंदर आ जाएगी। सर हमने बोला गया ऐसी कंपनीज भी हमारी क्या होंगी? अच्छा, ऐसी कंपनीज के भी होल्डिंग सब्सिडरी बोला गया ना, क्लोज बी, और इनके भी होल्डिंग सब्सिडरी ले लो। ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है, सिर्फ ये नहीं, इनके भी मान लो इधर होल्डिंग सब्सी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, तो ये सारी काउंट हो जाएंगे। अब अच्छा, ये तो हो रहा है ड्यू टू क्लोज सी, ये होल्डिंग सब्सिडियरी ड्यू टू क्लोज सी हो रहा है ना, ये तो ड्यू टू क्लोज सी, ड्यू टू क्लोज सी, ड्यू टू क्लोज सी, यहां पे भी ड्यू टू क्लोज सी। पक्का? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फेज 1 सर हमारा टिप्स पे हो गया, सारी लिस्टेड एंटिटीज या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इंडिया में, इंडिया से बाहर, प्लस जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको मैंडेटरली एएस फॉलो करने पड़ेंगे। कब से फॉलो करने पड़ेंगे सर? स्टार्टिंग विद द 1 अप्रैल 2016 टू फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर में करने पड़ेंगे 31 मार्च 2017 तक। तो ये सर इनके लिए मैंडेटरी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया, और उसके बाद देर आफ्टर अगले आने वाले सालों में भी हर साल करने पड़ेंगे। मजा आ गया सर? अच्छा लग रहा है? फेज 1 क्लियर। आना हो ना इधर, आओ ना, आओ ना, आओ ना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेज, दिमाग की बत्ती गुल विद द इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। फर्स्ट, क्या मैं बोल सकता हूं सर ये शेल वाले आ रहे हैं? वॉलेंटरी वाला मैंने अभी नहीं डाला था यहां, बट मैंने यहां डाल दिया, एनी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये तो है वॉलेंटरली। शेल वाले मैंने नीचे डाल दी,
देखो कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये मैंने ना क्रक्स डाल दिया। क्या मैं बोल दूं इसको शॉर्टकट करने के लिए, पहले वाले में लिस्टेड थी या अनलिस्टेड थी, लेकिन जिसकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ होगी वो सारी कवर हो जाएंगे और उनकी होल्डिंग सब्सिडरी। इजी बनाने के लिए कंपनी वेदर लिस्टेड, ये तो था ड्यू टू क्लोज ए, अनलिस्टेड ड्यू टू क्लोज बी, हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीज और मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ प्लस ड्यू टू क्लोज सी, होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी फुलफिलिंग द अबव कंडीशन। अरे सर आप तो लाजवाब हो, मजा आ गया सर, इस पूरे को तो आपने एक लाइन में समअप कर दिया, यही तो लॉ की खूबी है। पेज 2, वाओ, इधर ध्यान दो। सर अब तो हमने पढ़ा था क्लोज 2, सब क्लोज 2, अब हम पढ़ रहे हैं सब क्लोज 3। रहेगा तो सब रूल 1 ही, रहेगा तो सब रूल 1 ही, तो यहां लिख लो रूल 4 सब रूल 1 क्लोज 3, इसमें पकड़ेंगे, ठीक है। अब सर यहां कौन सी कंपनीज कवर होंगी, तो फॉलोइंग कंपनी शेल, अब ना सारे वॉलंटरली चल रहे हैं, मतलब सॉरी मैंडेटरीली चल रहे हैं, इन डेज को फॉलो करना पड़ेगा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल। अरे वाह सर, अब ये कहां से आगे स्टार्ट, 1 ईयर 1 अप्रैल, जहां से वो खत्म हुआ था उसकी वॉलंटरली खत्म, तो क्या और स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। अभी तो देखोगे ना आप कैसे, टू 31 मार्च 2018, तो ये तो हमारी क्या है मैंडेटरी वाली, जब से हमारा सेकंड फेज में कंपनीज आएंगी। डन। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज कवर होंगी, क्या लिस्टेड कंपनी जिसकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा कवर होगी, ऑब्वियसली सर इंप्लाइड है वो तो हमारे ड्यू टू क्लोज 1 के अकॉर्डिंग, ड्यू टू सब रूल सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग हो गई सर, ड्यू टू क्लोज 2 के अकॉर्डिंग हो गई। क्या सर इसमें अदर देन लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग हो गई। अब अदर कौन सी है और स्ट्रिक्ट कर रहा है लो, क्या बोल रहा है, सारी कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, सेम है, एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़, और बढ़ गया लो, इधर ध्यान दो। तो इसमें वो बोल रहा है अब से आपको ना मैंडेटरी लगेगी कौन सी कंपनीज पे, अच्छा ऊपर वाली कंपनीज, अब बोल रहे हैं एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी, जिसकी सब्सिडरी कंपनी, जिसकी एसोसिएट कंपनी, जिसकी जॉइंट वेंचर कंपनी क्या हो, या तो लिस्टेड है या फिर इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है, कहां, एनी स्टॉक एक्सचेंज में, इधर इंडिया में भी हो सकता है वो और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, शेल मतलब मैंडेटरली फॉलो करना पड़ेगा सर इन डेज, कब से फॉलो करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2017 से। सर आपने बोल दिया सारी वो कंपनीज, लेकिन ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल करो ना। प्लस में यहां सेकंड कंडीशन क्या होगी सर, देखने में तो वही वैसे लग रहा है, बट यहां क्या है, जिसकी नेटवर्थ क्या होगी, लेस देन 500 करोड़ रुपीस होगी, जिसकी नेटवर्थ क्या होगी, लेस देन 500 करोड़ रुपीस होगी। ऊपर वाले में क्या था 500 करोड़ या उससे ज्यादा, ये क्या है लेस देन ₹500 करोड़। पहला पॉइंट तो हमारा कवर हुआ है, सेम है। अब अगले वाले में भी मैं बोल सकता हूं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, फट्टे लगा सकते हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं, अब बीकॉम में भी फट्टे लगाते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, लो बनाओ, चलो लो बनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो पहले हमने किया था कि 500 करोड़ से ज्यादा अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी की होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां भी आ जाएगी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी 500 करोड़ से कम नेटवर्थ होगी। सर फिर इसमें तो सारे कवर नहीं हो गए, अनलिस्टेड हूं मैं, लर्नर्स गाइड 500 करोड़ से कम है मेरी तो 1 करोड़ नेटवर्थ है, तो क्या मैं भी आ गया इस वाले पॉइंट में। सर मुझे भी 1 अप्रैल 2017 से बनाने थे, बट सर मैंने तो अपने क्लाइंट्स के नहीं बनवाए वो, अब हम करें क्या। तो अब इस चीज में आपको क्या करना होगा, आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी होगी, 500 करोड़ से तो कम है नेटवर्थ, लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा है या 250 करोड़ के इक्वल है। तो 500 करोड़ या उससे कम
लेकिन 500 करोड़ से कम, 250 करोड़ से ज्यादा। कंपनीज अदर देन दोज कवर्ड इन सब क्लोज 2 ऑफ अबव सब रूल ऑफ क्लोज 2 ऑफ रूल 1 एंड सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 3 बोला गया ऊपर, यानी क्लोज 2 पढ़ा था ऊपर, एक उसमें क्या पढ़ा था, सब क्लोज 2 पढ़ा था पूरा का पूरा, यानी ए पॉइंट बी एंड बी पॉइंट बी एंड सी पॉइंट बी, उनको छोड़ दो, प्लस जो क्लोज ए पढ़ा है इसमें, यानी पूरा का पूरा रूल कवर किया ना उन्होंने, सब रूल 1 का क्लोज 2, ये भाई यार प्लीज ना, ये जो हमने अभी पढ़ा था ये पूरा कवर किया है ना, ये तीनों पॉइंट सब क्लोज 2 को, इसको छोड़ दो वो कंपनीज, प्लस जो अभी क्लोज ए में पढ़ के हैं इनको छोड़ दो, दैट इज अनलिस्टेड कंपनी बोल सकते हैं जिसको, मेरी इंटरप्रिटेशन दैट इज अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 200 करोड़ रुपीज बट लेस देन 500। क्यों सर? क्योंकि ऊपर कवर हो गई। अरे वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह, मजा आ गया सर। ये तो था हमारा क्लोज ए, और ये क्या सर हमारा सब क्लोज बी। सब क्लोज ए और सब क्लोज बी ये बोलता है कोई भी अनलिस्टेड कंपनीज प्लस जिसकी नेटवर्थ क्या हो सर, स्कोर अच्छे से लिखते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी 500 करोड़ से कम नेटवर्थ हो बट $250 करोड़ के इक्वल या उससे ज्यादा हो। बात आ गई समझ? 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो लेकिन 500 करोड़ से कम नेटवर्थ हो और वो अनलिस्टेड हो तो मान लिया जाएगा। लेकिन यहां अगर वो लिस्टेड है, माय क्वेश्चन इज दैट अगर वो अनलिस्टेड है, अगर वो लिस्टेड है, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दो, अगर वो लिस्टेड है और इफ लिस्टेड बट नेटवर्थ इज लेस देन 250 करोड़, व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या फॉल करेगा? यस सर, यस, स्टिल कवर पॉइंट ए, क्योंकि सर यहां लेस देन 500 बोला है बट किससे ज्यादा वो क्लियर नहीं है, कवर नहीं है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़ लिखो और काटो, ये इसमें क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया बस पक्का समझ में आ रहा है सर? यही तो मैंने लिखा है इसके अंदर, फेज 2 में पढ़ लो ना। कंपनीज विच आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट्स इक्विटी और डेट सिक्योरिटी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, इन और आउटसाइड इंडिया कंपनीज। अब बोला गया लिस्टेड कंपनीज, बोला गया लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज नॉट लिस्टेड अंडर एनी स्टॉक एक्सचेंज बट हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़, नॉट लेस देन 250 करोड़ या उससे ज्यादा। तो ये क्या मैं बोल दूं इसकी एक इंटरप्रिटेशन और भी है, इस वाले पॉइंट की एक इंटरप्रिटेशन और भी है। क्या यहां सारी लिस्टेड एंटिटीज को, क्या सारे लिस्टेड कंपनीज को कवर नहीं कर लिया? चाहे भले उसकी नेटवर्थ 1 रुपए भी हो, 1 रुपए भी उसकी नेटवर्थ हो फेज 2 के अंदर। अब सर कितनी प्यारी इंटरप्रिटेशन है ना, all listed entities are covered under phase 2 except those listed companies whose net worth is 500 crore or more. Other than those listed entities all are covered under phase 2. That means sub rule 1 clause 3 सब क्लोज ए के अंदर सारी कवर हो गई। दैट मीन्स सर लिस्टेड कंपनी सारी कवर हो गई अदर देन जो क्लोज बेसिकली क्लोज 2 और सब क्लोज ए के अंदर है उनको छोड़ के, और सी वाले को छोड़ के, और सारी कवर यहां हो गई। सर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पॉइंट सी के अंदर कवर हो गई। इधर देख लो, ध्यान दे दो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी सारी जो कहां ना बताई गई हो, क्लोज ए में भी ना बताई गई हो, क्लोज बी में भी ना बताई गई हो, मतलब उनकी सारी होल्डिंग सब्सिडरी बताई ना गई, मतलब नहीं बताई गई है उनकी सारी होल्डिंग सब्सिडरी। पक्का समझ में आ गया सर? दोनों फेजेस समझ में आ गए। बट एक छोटी सी बात मेरे माइंड में नहीं आई, सब बच्चों ने मेरे साथ आईसीडीआर किया होगा जो भी मेरे साथ फंडिंग कर रहे हैं, और एक चीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान लेके आओ अपना। क्या सर लिस्टेड एंटिटीज हमने बोला नहीं था एसएमई कंपनीज भी होंगी, और ऐसी कंपनी जिनकी क्या जो आईजीपी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ प्लेटफॉर्म से इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्टेड हैं, एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उन कंपनीज के केसेस में क्या होगा? आ जाओ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल, इस सब रूल के अंदर, यहां सब क्लोज नहीं बोल रहे हैं, 10 सब रूल मतलब सब रूल 1,
पूरा अब तक जितना भी आया है तीनों क्लोजेस की बात करें, एक्सेप्ट क्लोज 1, भाई वो तो वॉलंटरी है, आप चाहो तो कर लो, उसको छोड़ दो। सब रूल, सब क्लोज 2 एंड सब क्लोज 3, यानी दैट इज फेज 1 वाली कंपनीज एंड फेज 2 वाली कंपनीज की बात कर रहे हैं। shall apply to companies whose securities are listed or in the process of being listed on SME. Nothing in this section shall apply. मतलब ये जो सब रूल है ये अप्लाई नहीं होगा SME एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड, यानी चैप्टर 10 भी हम पढ़ लेते थे, या फिर IGP इंस्टीट्यूशनल या इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे विदाउट इनिशियल पब्लिक ऑफर जो भी कंपनी लिस्टेड हुई हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं अपने चार्ट में लिख दूं, ये लिस्टेड एंट्रीज ये वाली एक्सेप्ट, सीधा सीधा ज्यादा कंफ्यूज ना करते हो, SME एंड IGP वाली कंपनीज, ऊपर 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 सर बच्चे वाली कंपनीज होती हैं। अब बोला गया लिस्टेड एक्सेप्ट SME एंड IGP वाली। डन, क्लियर सर? ये भी आपने लिखा है या कहीं पे? नहीं सर, मैंने ये इसमें कवर नहीं किया है, बट दो फेजेस को मैं अगर कवर करूं, ये भी मैंने शेल के ऊपर बनाया है। 1 अप्रैल यानी 2016-17 से में बनेंगे। कंपेरेटिव पीरियड मतलब किससे कंपेयर करना है हमें? पिछले वाले साल वाले में ना, जो 14-15 में जो लगना, 14-15 में जो बना था और 15-16 में जो लगेगा उससे कंपेयर करके, मतलब इसको ना कंफ्यूज मत हो, इस वाले पॉइंट को स्किप कर दो फॉर द टाइमिंग। मतलब डेट क्या है कि सर इस साल से हमें फॉलो करना है, और किस फाइनेंशियल ईयर में फॉलो करना है? 16-17 में, मतलब 31 मार्च 2017 में। तो ये बोला गया कि कौन सी लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, इनकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। ये बोला गया जो 2017 से, लेकिन कब तक? 31 मार्च 2018 तक। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? इस फाइनेंशियल ईयर में। किससे कंपेयर करना है? इसे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करना है। जो आपके एएस लग रहे थे अब नहीं लगे, अब इंडेज लगेंगे। सारी लिस्टेड कंपनीज मैंने बता दिया ना, सारी, चाहे भले ही 500 करोड़ थे, लेकिन ऑल एक्स जो जिनकी लेस देन 500 करोड़ हो, इंप्लाइड है, मतलब वो तो ऊपर कवर हो ही गई। और सारी अनलिस्टेड जिसकी 500 करोड़ से तो कम है लेकिन 250 करोड़ या उससे ज्यादा अनलिस्टेड, उनकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। तो फेज 2 हमारा कंप्लीट हुआ। ऑल्दो मैंने SME वाला बात यहां डाली नहीं। अगर आप अपने टेबल में ना, आप लोग जिन बच्चों को मैं टेबल दूंगा, अब जो बिल्कुल न्यू एडिशन जिनको मिलेगा, बिल्कुल आने वाले जैसे अगस्त टाइम, जून के बाद मिलेगा जिन बच्चों को, उनकी मैं बात कर रहा हूं। आप लोग फॉर द टाइमिंग SME एंड IGP एक्सेप्ट SME एंड IGP यहां भी डाल दो, यहां भी डालना चाहो तो यहां डाल दो, बल्कि मैं भी डाल दूंगा एक्सेप्ट, बल्कि मैं ही डाल दूंगा अपने चार्ट में SME, और फॉर द टाइमिंग आप डाल लो। मतलब आप ये टेबल, अच्छा बच्चा बोलेगा सर ये टेबल हमें मिलेगी? एक काम करो, इसकी ना पिक क्लिक कर लो, यहीं पे इस टेबल की पिक क्लिक कर लो और फिर नोट करते रहना आराम से। करो पिक क्लिक। उम्मीद है सबने रोक के कर ली होगी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब फेज 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फेज 3 में हम क्या करेंगे सर? सब क्लोज। फेज 3 में हम क्या करेंगे सर? क्लोज 4। फेज 3 में क्या करेंगे? क्लोज 4। इसमें ना मामला और संगीन होने वाला है सर। सारी कंपनीज तो कवर हो ही गई, लिस्टेड भी हो गई, अनलिस्टेड, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी जिसकी 250 करोड़ से कम है वो कहां गई? क्या उन पे भी इंडेस मैंडेटरी लगेगा? अब बढ़ेंगे ना, आओ इधर टाइमलाइन 4 की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टाइमलाइन इज 1 अप्रैल 2015 which is voluntarily. Second timeline is 1 April 2016 which is mandatory for all listed companies having paid up share cap having net worth of 500 crore rupees or more, or unlisted company having paid, net worth of 500 crore rupees or more. And the third phase is, और मैं बोल सकता हूँ third timeline is, second phase is या third timeline is companies 1 April 2017, और कौन सी? सारी listed entities other than यानी less than 500 करोड़ हो जिसकी, और unlisted जिसकी 500 करोड़ से कम हो लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ हो। अब फेज 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्लोज 4। नॉट विच स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लोज 1 2 3, मतलब उनको एक बार साइड में कर दो, वो इसके ऊपर ओवररूल नहीं करेंगे, उनको वो इसके ऊपर हावी नहीं होंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाईलाइट द वर्ड NBFC, शैल कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियाज शैल कंप्लाई, शैल को भी अंडरलाइन कर लीजिए सर, मैंडेटरी NBFC को कंप्लाई करने पड़ेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली इस तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा। इधर ध्यान दो। अब क्लोज सब क्लोज ए के अंदर बोल रहे हैं जी ऐसे ऐसे। अच्छा आ जाओ अपने चार्ट पे। सर हमें ना बड़ा इजी लग रहा है आप जो ये चार्ट बना रहे हो,
बड़ा इजी लग रहा है क्या चार्ट हमें प्रोवाइड, ये जो क्लास के नोट्स प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्लास में आप क्या करने के लिए बैठे हो? यूट्यूब पे देख रहे हो क्या करने के लिए बैठे हो, और क्लास में पढ़ रहे हो तो क्या करने के लिए पढ़ रहे हो? तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो। अगर ऐसे करके बैठे रहोगे तो कुछ भी माइंड में नहीं जाएगा। ऐसे करके जब मंदिर में जाओगे तो कुछ मिलने वाला है। और क्लासेस, और मैं बोल सकता हूं एजुकेशन इज अ मंदिर, अ सेकंड टेंपल। तो प्लीज सरस्वती माता अगर वास करना है तो हाथ खोल के, दिमाग खोल के बैठो, तभी आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। इधर ध्यान दो, इधर हम पढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, फेज 3 की तरफ। सर इसमें क्लोज हम पढ़ेंगे 4, इसमें सर क्लोज 4, और इसमें भी सब क्लोज ए की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या बोलता है सर? एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। यस, अच्छा ये बोलता है एनबीएफसी। पूरा किस पे लग रहा है? एनबीएफसी पे। लेकिन क्लोज ए इसमें से क्या बोलता है? सॉरी, सब क्लोज ए क्या बोलता है? द फॉलोइंग एनबीएफसीज शैल कंप्लाई, शैल वर्ड को हाईलाइट कर लो, विद द इंडियाज फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। अगली टाइमलाइन थर्ड फेज, लेकिन फोर्थ टाइमलाइन। सर क्या टाइमलाइन? बाद में बताऊंगा ना। फिलहाल जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा तो जरूरत भी नहीं है देखने की। उसके बाद अंडरलाइन द वर्ड 1 अप्रैल 2018, हाईलाइट द वर्ड 1 अप्रैल 2018, यानी फोर्थ टाइमलाइन स्टार्ट हो गया, थर्ड फेज स्टार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट थी वॉलंटरी, से मैं बोल रहा हूं थर्ड फेज विद कंपेरेटिव फॉर, इसको काट सकते हो, मतलब किससे कंपेयर करना है? जो अब तक आप करते 31 मार्च 2018 तक जो आपने अब तक किया था उससे कंपेयर करके अब आपको नया फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में आपको अलग तरीके से फॉलो करना है, और उसके बाद भी आपको फॉलो करते आना है। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। बोलेंगे ना 31 मार्च तक जो भी आप कर रहे थे उससे कंपेरेटिव करो, आपको इंडियस फॉलो करने पड़ेंगे। अब तक जो भी आप कर रहे थे बट आपको अब इंडियस फॉलो करने पड़ेंगे। एनबीएफसी इज हैविंग, हाईलाइट, नेटवर्थ ऑफ रुपीज, इसको कर लो सर, सही कर लो, रुपीज 500 करोड़ और मोर। सर वही तो लग रहा है सेम जैसे लिस्टेड वाला था। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही पकड़े हो। होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन यहां लिस्टेड अनलिस्टेड वाली बात नहीं आ रही, जॉइंट वेंचर। और कौन सा जो ए पॉइंट में बोली गई है कंपनीज उनकी, अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड अंडर क्लोज ए टू सेकंड, उनको छोड़ दो। अच्छा क्या मैं बोल दूं सर एनबीएफसी हो आप, और ऐसी एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़ से ज्यादा है या इक्वल टू है। अब इसकी होल्डिंग, मैं अपने नोट्स में आता हूं। अब पहला पॉइंट क्या बोलता है? एनबीएफसी, सारी एनबीएफसी सर? नो, ओनली वो एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 500 करोड़ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ है। तो इस एनबीएफसी की होल्डिंग, इस एनबीएफसी की, अच्छा ये ड्यू टू पॉइंट ए। अब क्लोज में भी हम क्या पढ़ेंगे जी? ये है पॉइंट ए की वजह से, अब ये है पॉइंट बी की वजह से। कैपिटल बी, कैपिटल बी ही लो में करने लिखा है, वही मैं लिख रहा हूं। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर लिमिटेड, ये पॉइंट बी की वजह से हैं सारे, ठीक है, कैपिटल बी की वजह से तो बोला गया है। लेकिन वो सारे अब, अच्छा हो सकता है जो इसकी होल्डिंग है, सब्सिडरी, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। अब देखो एक स्टार लगा लिखो, वेदर दीज होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इज अ एनबीएफसी और नॉट। बात पकड़ गए? अगर वो एनबीएफसी है तो करेंगे, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी है सर, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा इंडियस। अगर वो एनबीएफसी नहीं है, अब अगर नॉट, अगर वो नहीं है एंड ऑलरेडी कवर्ड है क्लोज 1 में, यानी वॉलंटरली में, क्लोज 2 में यानी फेज 1 में, फेज 2 में यानी क्लोज 3 के अंदर। अगर ऑलरेडी कवर्ड है तो छोड़ दो, एक्सेप्ट ऑलरेडी कवर्ड, मतलब यहां कवर नहीं होनी चाहिए। तो भले ही वो होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी एनबीएफसी है या नहीं है, और अगर नहीं है और वो ऊपर कवर नहीं है तो इस पॉइंट में आएंगे। अगर ऊपर कवर है तो आ ही जाएंगी, ऊपर वाले में आ जाएंगी, पर अगर ऊपर कवर नहीं है तो वो यहां आ जाएंगी। समझ में आ गया? पक्का पक्का सर। इस वाले पॉइंट को ना एक बार दोबारा बोल दो, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। हमने बोल दिया सीधी सीधी बात सर, एनबीएफसी उसकी होल्डिंग ले लो, सब्सिडरी ले लो, एसोसिएट कर ले लो और जॉइंट वेंचर ले लो। अब अगर वो एनबीएफसी है तो भी ले लो और नॉन एनबीएफसी है तो भी ले लो।
एनबीएफसी है तो भले ही उसकी नेटवर्थ कम है, ज्यादा ले लूं। अगर नॉन एनबीएफसी है और ऊपर वाले 3 क्लोज में कवर हो गई है तो वॉलेंटरली, या फेज 1 में या फेज 2 में, तो मत लो, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर है, फिर तो यार लेना मतलब इंप्लाइड है, पहले से ही करते आ रहे हो। बट अगर वो नहीं थी, और अब मैं बोल सकता हूं कौन सी कंपनी, दैट इज इसकी इंटरप्रिटेशन और अच्छी निकालता हूं, क्या मैं बोल दूं, दैट इज, अगर वो नोट है यानी एनबीएफसी है तो बात अलग है, नॉन एनबीएफसी है, दैट इज नॉन एनबीएफसी, जो क्या है, अनलिस्टेड है, और जिसकी नेटवर्थ जो है वो लेस देन 250 करोड़ रुपीस है, दैट इज लेस देन 250 करोड़ रुपीस है। वही तो बची थी ऊपर, या फिर ये भी है, और जो किसी की, एंड प्लस ये है पहली कंडीशन तो ये फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन क्या, एंड विच इज नॉट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ अबव, मतलब ऊपर वालों में से किसी की भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं थी, क्योंकि अगर थी तो पहले कवर थी, मतलब जो नहीं थी ऊपर एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, और जो अनलिस्टेड थी और जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम थी, बस वही आएगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी कवर हो चुकी हो। सर इससे ज्यादा और मैं समझाऊंगा नहीं, बट प्लीज मतलब बहुत सारा इंटरप्रिटेशन कर चुका हूं इस पे, आगे बढ़ते हैं अब सर फेज 4 आ गया हमारा सामने, फेज 4 आ गया है, लेकिन सब रूल जो इसका हमारा चलेगा 1 ही चलेगा, उसमें क्लोज जो हमारा चलेगा 4 ही चलेगा, लेकिन सब क्लोज जो चलेगा बी चलेगा। सर ये सब क्लोज ए, और यहां मैं लिखता हूं सब क्लोज बी, किसका, सेम रूल 4 के सब रूल 1 के क्लोज 4 का सब क्लोज बी। इसमें भी कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ लेके आ जाओ। यस सर, मैं नहीं लेके आ रहा, आईसीएससी नहीं डाला है, बी में भी ए बी। अब फॉलोइंग कंपनीज को भी शेल मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कब से सर, हाईलाइट कर लो, 1 अप्रैल 2018 से। हमने लिखा नहीं था सर शायद, कब से करना पड़ेगा इनको, 1 अप्रैल 2018 से, ये था ना 2018 से। उससे ऊपर वाले को कब करना था, 2017 से। करना पक्का, फेज 3 में एनबीएफसीज को ही करना था, एनबीएफसी को फेज 3 में करना था, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी, लेकिन सारी नहीं, मैंने आपको बता दिया, 500 करोड़ नेटवर्थ जिसकी हो, अनलिस्टेड और लिस्टेड हो, व्हाटएवर द केस में भी। और कब से, 1 अप्रैल 2018 से। फेज 4 ये क्या आएगा, रूल 4 सब रूल 1 क्लोज 4 सब क्लोज बी, सब रूल 1 क्लोज 4 सब क्लोज ए, ये 1 अप्रैल 2019 से। ये कौन सी आएंगी सर, ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दो, 2019 से करना है उनको, और जो करते आ रहे थे 31 मार्च 2019 तक उसको छोड़ दो, आगे उसके बाद भी फॉलो करना है। एनबीएफसी हुज इक्विटी शेयर्स या डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ, सेम बात कर रहे हैं सर, एनबीएफसी लिस्टेड एनबीएफसीज, ठीक है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, हैविंग नेटवर्थ, हाईलाइट द वर्ड नेटवर्थ, लेस देन, सर मजा आ गया, लिस्टेड एनबीएफसी प्लस नेटवर्थ लेस देन ₹500 करोड़, लिख दिया सर मैं टेबल में, एनबीएफसीज नेटवर्थ लिस्टेड में आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 5, इक्वल टू नहीं आएगा, एक मिनट यार, लेस देन, इसमें मैं करेक्ट करता हूं इसको, 500 करोड़। और आगे बढ़ते हैं जी, इसमें पॉइंट बी क्या बोलता है, ऊपर वाले में नहीं था ये पॉइंट, यहां है, ये बोलता है अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड, यहां वो वाला पॉइंट आएगा। मैं क्या बोल दूं, थोड़ा थोड़ा इसका इंटरफेस देखने के लिए, पहले वाले पॉइंट जैसा लग रहा है, मतलब बी वाले क्लोज जैसा लग रहा है, बी वाले क्लोज जैसा लग रहा है सर, सेम एज, इसको मैं लिख सकता हूं सेम एज फेज 2, बस वहां हमारा क्या नहीं था, एनबीएफसी नहीं था, नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़, और उनकी होल्डिंग सब्सिडी। इधर ध्यान दो, नलायक हैं सारे। ये बोल रहा है सर
एनबीएफसी है, और वो एनबीएफसी क्या है, शैल अप्लाई करने हैं, इंडेस करने हैं, कब से करने हैं, 1 अप्रैल 2019 से करने हैं। उन्होंने क्या किया है जी, या तो वो लिस्टेड हैं या प्रोसेस में है लिस्टिंग के, कहाँ, एनी स्टॉक एक्सचेंज, कहाँ जी, इंडिया या आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, इधर ध्यान दो, आगे आगे ध्यान दो, इधर प्लीज इधर ध्यान दो। अब प्लस, अब पहली कंडीशन तो थी हमारी ये, प्लस सेकंड कंडीशन, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से, उल्टा लिख दिया, कम है, 500 करोड़ से कम है सर। लेकिन क्या 250 करोड़ या उससे ज्यादा है? नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। दैट इज इवन 1 रुपीज। इसका मतलब क्रक्स में लिख दूं, लिस्टेड, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी। सॉरी, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी कवर हो गए इसमें, है ना, पक्का। और इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, डन। इधर ध्यान दो, अब इसमें ना पॉइंट बी, कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें क्या बोलता है सर, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अनलिस्टेड एनबीएफसी ले लो, प्लस जिसकी नेटवर्थ क्या हो जी, 500 करोड़ से तो कम हो, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़ हो। फेज 4 आ गया जी, वो तो मैं न्यूमेरिक में लिख रहा था, रोमन में नहीं लिख रहा था। फेज 4 यही बोलता है, ये अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसकी सब्सिडरी, इसकी एसोसिएट, इसकी जॉइंट वेंचर या इसकी होल्डिंग ले लीजिए जी। डन जी, पक्का जी। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। थोड़ा सा सर डिटेल में हो रहा है, तभी मैं चाह नहीं रहा था सर ये, मतलब इतनी डिटेल में जाया जाए, ये चीज कवर हो गई हमारी सारी। और लिस्टेड कंपनी का मतलब आपको समझ में आया। और यहां फेज 3 एक बार देख लो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी अभी आएगा, फेज 3 को और मैंने और किया है आगे, बट फिलहाल के लिए याद रखो एनबीएफसीज वर्ड को याद रखो, बैंक और इंश्योरेंस को फिलहाल के लिए एक बार साइलेंट कर लो। एनबीएफसीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज, वहां तो बोला गया था नहीं लिस्टेड या अनलिस्टेड कुछ भी। एक मिनट, मैं बोल दूं, ये लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी, ये वाले भी, ठीक है ना, लेकिन दूसरे वाले में बोल दिया। फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज 4 जो भी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एनबीएफसीज वाली कंपनीज, बोले वो लिस्टेड अनलिस्टेड है, यानी क्लोज 4 ए वाला या क्लोज बी वाला, वट इफ इन ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, अगर ग्रुप कंपनीज है होल्डिंग सब्सिडरीज वगैरह के, सम एंटिटीज अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन एनेक्स्चर टू द कंपनीज एक्ट, यानी ओल्ड वाले कुछ तो एएस फॉलो कर रही हैं और अदर अप्लाई कर रही है इंडेस। तो ग्रुप कंपनीज हैं, कुछ अप्लाई कर रही हैं ये और कुछ अप्लाई कर रही हैं वो। इन सच केसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको बनानी है अपनी स्टैंड अलोन इंडिविजुअल बनानी है, द एंटिटी शुड अप्लाई रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स, जो भी आप पे लग रहा है वो कर लो, applicable to them. For the preparation of consolidated financial statement, the following conditions are to be followed, namely, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आएगा। Where an NBFC is a parent, अगर NBFC अपने आप में पेरेंट है, यानी होल्डिंग है, that ultimate level या तो अल्टीमेट होल्डिंग है, या फिर अब मैं पेरेंट, मेरे नीचे को सब्सिडरी, वो नॉन एनबीएफसी है, उसके नीचे को कंपनी है, और एन इमीडिएट लेवल, एंड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एएस,
स्पेसिफाइड इन एनेक्स्चर टू द कंपनीज एक्ट, यानी लेकिन वो एनबीएफसी क्या कर रही है, एएस फॉलो करना है, यानी वो एनबीएफसी कवर नहीं हो रही सर अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में, और ये क्या कर रही है, एएस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल्स बना रही है स्टैंड अलोन, एंड इट्स सब्सिडरीज एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इफ कवर्ड बाय क्लोज 1, 2, 3 ऑफ सब रूल 1, लेकिन अगर वो कवर्ड है ऊपर, यानी नॉन एनबीएफसी और कवर्ड है ऊपर, हैज टू प्रोवाइड द रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा in accordance with the accounting policies followed by the parent company for the consolidated purpose until the NBFC is covered under clause 4 of the इतना। तो वो तो अपना एएस बनाओ, और जो इसकी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, वो अपना इंडेज के अकॉर्डिंग बनाओ। बट ध्यान दो, तो हैज टू प्रोवाइड, तो इस एनबीएफसी को प्रोवाइड करने पड़ेंगे रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द पेरेंट कंपनी फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। तो इनको भी अपने एएस के अकॉर्डिंग अपने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब इनको भी सर पुराने वाला वे फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टेटस। अब दूसरा ये विपरीत हो जाएगा, वे द पेरेंट इज ए कंपनी कवर्ड अंडर क्लोज एबीसी, मतलब जिनको इंडियस करने हैं। अब पेरेंट कौन है, ये है, लेकिन एनबीएफसी कौन है, एंड हैज एन एनबीएफसी सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी, एनबीएफसी अपने आप में, द पेरेंट हैज टू प्रिपेयर इंडियस कंप्लाइंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो बनाओ, एंड द एनबीएफसी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, जो हैज टू प्रोवाइड द रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द पेरेंट कंपनी फॉर द कंसोलिडेशन पर्पस। तो उनको भी जो उनका, तो यहां एनबीएफसी जो थी क्या करना पड़ेगा सर, उसको जो उसकी पेरेंट कंपनी थी जो एएस फॉलो कर रही थी इंडियस, उसको भी उनको अकॉर्डिंग सेम है। या तो एनबीएफसी अपने आप में पेरेंट है तो उसकी सब्सिडरीज थी उनको फॉलो नहीं करना, उसको पेरेंट को नहीं फॉलो करना था, यानी एएस फॉलो। देखो ध्यान से, यहां पकड़ा गया बात एनबीएफसी की, उसको पकड़ लो, और एनबीएफसी जो थी जो कवर नहीं थी ऊपर। अब एक बार तो वो थी पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट या इंटरमीडिएट पेरेंट, और जो उसकी सब्सिडरीज थी उनको वो कवर थी ऊपर तीनों क्लोजेस में, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, वो कवर थी ऊपर। एक हमने बोला है कि एनबीएफसी अपने आप में सब्सिडरी एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर, लेकिन जो उसकी पेरेंट है वो कवर है इंडेज में। तो भले ही एनबीएफसी जब कंसोलिडेट करेगी अपने अकाउंट को, तो जो बच्चा होगा ना, चाहे वो एनबीएफसी बच्चा है, चाहे वो इंडेज वाली बच्चा है, उनको अपनी पेरेंट के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसकी पेरेंट यानी एनबीएफसी थी पहले वाले पॉइंट में, तो उसको एएस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, इंडियस मत बनाओ, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इंडिविजुअल बनाओ जो भी आपको बनाने हैं। और अगर एनबीएफसी अपने आप में बच्चा है और उसकी पेरेंट कंपनी कौन है, जो इंडियस फॉलो करना है, यानी क्लोज 1, 2, 3 के अंदर फॉलो कर रही है, तो उस केस में एनबीएफसी को अपने अकाउंट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इंडियस के अकॉर्डिंग बनाने। इंडिविजुअली आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने के लिए कैसे बनाओ, जो एएस के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है, जब तक आपके ऊपर मैंडेटरी आप क्लोज 4 में एप्लीकेबल नहीं हो रहा। उम्मीद है सबको समझ में आया। सर नहीं भी आया तो इग्नोर कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ट्रिकी है, गवर्नेंस में मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे, कंपनी लॉ के पेपर में, द पेपर ऑफ कंपनी लॉ वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी मेरा दिलो जहां इच्छा नहीं हो रही ऐसे छोड़ने की प्रोविजन को, इसके नीचे क्या थे, एक्सप्लेनेशन दी गई थी कोई, देखो इसमें भी ना 2 थे, मान लो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड। अब कोई भी एनबीएफसी है जो नॉट कवर्ड फेज 4 के अंदर, फेज 4 के अंदर, यानी दैट इज सब क्लोज 4 के अंदर कवर नहीं कर रही ऊपर, लेकिन उसकी जो, या तो एनबीएफसी क्या है, होल्डिंग है, अब इमीडिएट होल्डिंग है उसको पढ़ते रहना, लेकिन जो यानी पेरेंट है और जो उसके बच्चे हैं ना, एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, लेकिन ये क्या करते हैं, ये फॉल करते हैं 1, 2 और 3 किसी भी पॉइंट के अंदर फॉल कर रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल पर्पस से तो क्या कर लो, इंडिविजुअली तो अपना ये क्या कर लो, इंडेस फॉलो कर लो, और ये अपना इंडिविजुअली क्या फॉलो कर लो, अपने अकाउंट्स को रखने के लिए इंडिविजुअली अपना एएस फॉलो कर लो, इंडियस नहीं एएस फॉलो कर लो। बट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस इनको क्या करना पड़ेगा, एएस फॉलो करना पड़ेगा बच्चों को। सेम चीज यहां है। अब एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर को क्या करना है, इंडेस फॉलो करने हैं, इंडिविजुअली करो जी। और एनबीएफसी अपने आप में क्या है, ये क्या है, पेरेंट है कोई भी, और उनको करना है, और ये अपना क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। बट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इंड एस फॉलो करना पड़ेगा जब तक आप क्लोज 4 में नहीं है। डन। सर ये वाला क्या आपने चार्ट में लिखा है? नहीं सर, बिल्कुल भी ये मैंने चार्ट के अंदर कवर नहीं किया है और ना ही टेबल के अंदर कवर किया है। आ जाओ, तभी मैंने इसको थोड़ा सा सोचा कि मैं आपको पढ़ा दूं। नोट विच स्टैंडिंग, अच्छा लेटेस्ट अमेंडमेंट मान लेना ये फॉर दिसंबर, जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट एग्जाम में आएगी 2021 में भी। नोट विच स्टैंडिंग क्लोज 1 to 4, यानी ऊपर कुछ भी लिखा गया जय भाड़ में। द होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर, अरे वाह, और एसोसिएट कंपनी, अच्छा वर्ड ज्वाइंट होल्डिंग ठीक है सारी हैं, ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अरे वाह वाह वाह, एससीबी आगे ना सर, मैं कह रहा था ना फॉर द टाइम बिंग बैंक को साइड कर दो, और इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, लेकिन अदर देन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स उनको साइड कर दो, वुड यानी वो कवर होंगे, उनको एक बार साइड कर दो बस। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, सब्सिडरी क्या है अपने आप में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इंडियाज बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग 1 अप्रैल 2018। तो सर वो भी किस फेज में आ जाएंगे? फेज 3 में। एक मिनट, 1 अप्रैल वाले फेज, 1 अप्रैल 2018 बोला था ना यहां। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अदर देन आरआरबी कहां? 1 अप्रैल वाले फेज में आ जाएंगे सर ये, 1 अप्रैल 2018 वाले फेज में आ जाओ। आ जाओ, कौन रोक रहा है आपको? फर्स्ट हाईलाइट द वर्ड 1 अप्रैल 2018 वाले फेज में, और जो अब तक वो करते आ रहे थे उसकी जगह दूसरे करेंगे आने वाले टाइम पे। समझ में आ गई बात? सर आपने तो इंश्योरेंस, अरे ध्यान से भाई चलते रहने दो। एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं अपन? एसएमई एक्सचेंज शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इन लीव। वो जब 2019 खत्म हो गया, यानी जो एलओडीआर में बोला गया ना एसएमई, वो सेम है एक्सचेंज। कंपेरेटिव लीव मैंने आपको कटवाई दिया, जो भी आप फिगर्स पिछले साल में जो कैलकुलेट कर रहे थे ना, जिस अकाउंटिंग एएस के अकॉर्डिंग, उसको नहीं करना, न्यू के अकॉर्डिंग करना है। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ चाहो तो कर लो, मैं चाहता हूं स्किप कर दो, मतलब ये वाले मैं चाह नहीं रहा हूं पर्सनली, प्रैक्टिकल क्वेश्चन गवर्नेंस में नहीं बनने वाला है, तो स्किप कर दो। एक्सप्लेनेशन स्किप कर दो इसको, और नहीं ये कुछ ये ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, सी ब्रैकेट के आगे है, कहीं पे ई दिखेगा आपको, काटते रहना। इलस्ट्रेशन दिखेगी। द कंपनीज मीटिंग थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कब आ रही है वो? 31 मार्च 2017 को मीटिंग हुई, एंड शेल अप्लाई इन डेज, उसको करना है फॉर द फाइनेंशियल 17-18 ऑनवर्ड। वही चीज इलस्ट्रेशन बोली गई है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे नेटवर्थ, उस साल की करेंगे, मतलब आज आपके ऊपर अप्लाई होना है 1 अप्रैल 2018 से, मान लो 19 से मान लो, तो आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखोगे ना, 2017-18 देखोगे, वही चीज बोली गई है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ कंपनीज अंडर क्लोज 1, 2, 3 ऑफ सब रूल 1 द फॉलोइंग प्रिंसिपल शैल अप्लाई, नेमली क्या? द नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, उसकी देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे, पहली बात तो ये। दूसरी सबको पता है, एज ऑन 31 मार्च 2014, और फर्स्ट सबसे पहली बार तो कब देखेंगे? 31 मार्च 2014, पहली बार आया 1 अप्रैल 2015 से, वॉलंटरी बेसिस पे था जब से देखेंगे, और द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब जब तक अगर आप नहीं थे एग्जिस्टेंस में, तो जब आपकी पहली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई, मतलब थे आप एग्जिस्टेंस में, लेकिन आप होले होले बने ही, आपका अभी तक है ना कोई भी, हम बोलते हैं ना जो कंपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च में बनती है, तो उनको जो अपनी पहले जनरल मीटिंग है, उनका फाइनेंशियल ईयर जो बढ़ के वो 12 महीने से 15 महीने हो जाता है। मान लो कोई कंपनी अभी होले होले 1 जनवरी 2020 को बनी है, तो क्या उनको 30 सितंबर 2020 वाले दिन एजीएम करवानी जरूरी है? नहीं सर, वो अपने इन 3 महीने को अगले 12 महीने के साथ मिला के और 30 सितंबर 2021 में एजीएम करवा लो, काम चल जाएगा। तो ये वाली बात बोली जा रही है। या फिर जो अपना फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखेंगे जब कैलकुलेट करो, या फिर पहली बार जब सारी कंपनी जो एग्जिस्टेंस में थी, मैं बोल दूं एग्जिस्टिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी जब ये एएस आए, तो 31 मार्च 2014 तक जो भी आपके पिछले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेटवर्थ थी, उसको कैलकुलेट कर लो, या फिर जब भी आपका पहला ऑडिटेड अकाउंट रखे जाएंगे जब कैलकुलेट कर लो। फॉर कंपनीज विच आर नॉट इन द एग्जिस्टेंस, अब दूसरी बता रही जो एग्जिस्टेंस में नहीं थी 31 मार्च वाले दिन, और एन एग्जिस्टिंग कंपनी फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन, या फिर थी लेकिन वो क्या थी, उनके अंदर फॉल नहीं कर रही थी। For the first time after the 1 April 2014, the net worth shall be calculated on the basis of the first audited financial statement ending after that day in respect of which it meets threshold। तो जिस साल भी आप अपनी थ्रेशोल्ड मीट कर जाओगे, उस साल ही आपको मान लिया जाएगा, और उससे अगले साल से आप होगे, मतलब कहने का मतलब आज आप पे लगना है ना, इस साल में 2021 में अगर आप पे लगना है, 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आप पे लगना है, 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक लगना है, तो आपको चेक करना था 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, ये बात कहना चाह रहे हैं। और या फिर आपकी कंपनी जिस साल आपकी थ्रेशोल्ड में कवर होगी, लीव मतलब इजी सा है, कुछ नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज बी,
द कंपनीज meeting the specified threshold given in clause 1 2 3 of the इतना और the first time at the end of the accounting year shall apply in days for the immediate next accounting year। वही वाली बात बोल दी, अगले साल जब पहली बार जब स्टार्टिंग में आया था जब कर लो, उसके बाद जिस साल भी आप अपना मीट कर जाओगे उससे अगले साल से, ठीक है, कोई से भी प्रोविजन में करोगे जब आप। द कंपनी इज मीटिंग थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कब किया उसने, मान लो 31 मार्च 2017 में पहली बार मीट किया थ्रेशोल्ड, तो शेल अप्लाई इन डेज फॉर द फर्स्ट टाइम 2017-18 लीव यार, बच्चों वाली चीज है। अब 2A आ गया जी, ये तो 2 था, यानी कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। अब 2A आ गया, कैपिटल A, ये क्या बोलते हैं आगे, अच्छा ये किसके लिए बोला गया था, अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। अब क्लोज 4 बोलता था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, उनके केस में क्या होगा, सेम ही होगा। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द फॉलोइंग प्रिंसिपल शैल अप्लाई, नेमली नेटवर्थ कब की देखनी, एनबीएफसी पे तो पहले लगना ही नहीं था, तो उनकी फर्स्ट टाइम कब देखी गई थी, 2017 से उनके ऊपर अप्लाई होना था, तो 31 मार्च 2016 की, और उसके बाद जो भी आपकी फर्स्ट ऑडिटेड, मतलब देख लो इधर देखो ना, ऊपर ध्यान दो, फर्स्ट टाइम एनबीएफसी पे कब लगा था, 2018 में लगा है। तो पहली बार आपको कब से देखना स्टार्ट करना था इसकी नेटवर्थ का, ध्यान से इधर 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अप्रैल 2016 से लेके और 1 अप्रैल 31 मार्च 2017 तक की आपको देखनी थी। ये स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, वहां से वहां तक का स्टार्टिंग देख लो, एंड देन उसके बाद आपके ऊपर कैलकुलेट एप्लीकेबल हो जाएगा। नोट इन द एग्जिस्टेंस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये फर्स्ट टाइम वाले जो यहां मैंने बोला था ना, थोड़ा सा देखो वॉलंटरी बेसिस पे तो आपको करना था, ये बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट कर लो, जब से आपको कैलकुलेट करनी स्टार्ट करनी है, देखो 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट कर लो और 31 मार्च 2015 का पहला फाइनेंशियल ईयर आप देख लो, या जब भी आपका ऑडिटेड अकाउंट्स रखे गए थे, और यहां ऐसे ही बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट कर लो और 31 मार्च 2017 तक का कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उस बेसिस पे आपके ऊपर चेक किया जाएगा एनबीएफसीज का, ठीक है, बच्चों वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं सर, वही चीज रिपीटेशन हो रही है, इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, थर्ड वाली पे आ जाओ, थर्ड वाली पे आ जाओ। उम्मीद है सबने एंजॉय किया, सबको समझ में आ रहा है ये पूरा पूरा। एनबीएफसी विच आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड, डेट सिक्योरिटीज, और जिसके लेस देन क्या है, नेटवर्थ ऑफ हैविंग listed or in the process of equity share getting listed in outside India having net worth of more than 500 crore rupees, ठीक है, are not listed but net worth कितनी इसकी ना लेस देन आएगी, तो एक बार फेज 4 लेस देन 500 आएगी, मैं वही कह रहा ना, या लेस देन कर दूंगा मैं। अच्छा नेटवर्थ ऑफ मोर देन, लेस देन होगा, लेस देन 500 करोड़ रुपीज, ये क्या है, मोर देन 250 करोड़ रुपीज, और लेकिन इंप्लाइड है लेस देन, दैट इज लेस देन 500 करोड़ रुपीज, क्योंकि वो तो पहले वाले पॉइंट में आ जाएगा, एंड लेस देन इज 500 करोड़, ठीक है, और उनकी होल्डिंग सब्सिडी रेशियो, ये फेज 4 में आएंगी, 1 अप्रैल 2019 से लग जाएगा। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑल दो मैंने नीचे कवर कर रखा है सारा, फेज 1 टू फेज 3 1 अप्रैल 2019 से। सर एक बार ना हमें ये समझा दो थर्ड वाला, बहुत लंबा इंटरप्रिटेशन जा रही है, तो वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम, माइंड जो था हमारा लग चुका है सारा, समझ में हमें पूरा प्रोविजन आ चुका है। बैंकिंग कंपनीज, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आ जाएंगे इसमें, और इधर ध्यान दो, स्टैंडर्ड्स इन एनेक्स्चर टू दीज रूल्स वंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड। एक बार बोला गया कि सर जो भी आपके अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी जो इन रूल्स के एनेक्स्चर्स में बताया गया, यानी इंडेस, एक बार अगर आपको रिक्वायरमेंट हो गई, वंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स शैल अप्लाई टू बोथ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड। एक बार अगर आप पे मैंडेटरली अप्लाई हो गए तो आपको अपनी इसमें तो लगाने हैं, कंसोलिडेटेड में भी लगाने और इंडिविजुअल में भी, एक बार अगर मैंडेटरली आपके ऊपर ही अप्लाई हो गए। कंपनीज टू विच, बट मुझे एक क्वेश्चन माइंड में, अभी ऊपर मैंने एनबीएफसी के, क्या मैं बोल दूं एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनबीएफसी, इन केस ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लोज 4, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, वो वाला एक्सेप्शन नहीं था, अभी मैंने बोला था अगर पेरेंट है वो है, समझाया था, उस वाले केस को छोड़ दो। कंपनीज टू विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स shall prepare first set of financial statements in accordance with the Ind AS
इफेक्टिव एट द एंड, बोल रहा है कंपनी जिनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है फर्स्ट टाइम, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिपोर्टिंग पीरियड। लीव कुछ नहीं है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भी नहीं है, मतलब वही चीज है ना, घुमा जो मैंने आपको बता चुका हूं इंटरप्रिटेशन, वही घुमा फिरा के उन्हीं पे आ रहा है कि फर्स्ट टाइम उसके ऊपर अगले साल, इस साल का कैलकुलेट करके अगले साल से लगेगा। ओवरसीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, मैंने आपके नोट्स में भी डाला है। ओवरसीज सब्सिडरी एसोसिएट, ओवरसीज सब्सिडरी है, ओवरसीज एसोसिएट है, ओवरसीज जॉइंट वेंचर है और अदर सिमिलर एंटिटीज है ऑफ एन इंडियन कंपनीज, इंडिया से बाहर है, में prepare its stand-alone financial statement in accordance with the requirement of the specific jurisdiction। तो जो वहां रिक्वायरमेंट है वहां के अकॉर्डिंग बनाओ ना इंडिविजुअल, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इंडिया के बना लो। shall prepare its consolidated financial statement in accordance with the Indian accounting standards, in Indian accounting standards if it meets the criteria specified in rule 1, सब rule 1। तो ये चीज बोली जा रही है, अगर वो जो सब्सिडरीज थी, एसोसिएट थी, जॉइंट वेंचर थी, अब वो क्या है, अदर सिमिलर एंटिटीज थी, इंडिया की बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो उनको क्या करना है, अपने इंडिविजुअल बनाओ जो वहां के लॉ चलते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो वहां के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। बट जब कंसोलिडेशन करेगा ना इंडियन कंपनी आपके अकाउंट्स का, तो उनको तो इंडियस फॉलो करने पड़ेंगे। इंडियन कंपनी विच इज सब्सिडरी, अब इंडियन कंपनी की बात करी जा रही है, ध्यान से, ऊपर तो बोला गया था इंडिया से, इंडिया कंपनी की बाहर सब्सिडरी है, अब इंडिया कंपनी अपने नाम में सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, अदर सिमिलर एंटिटीज की जो फॉरेन में है, शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंडियस, तो इंडिया वाले तो अपने करो इंडियस के अकॉर्डिंग अगर उन पे लग रहे हैं तो। इफ इट मीट्स, जब करेंगे इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, अगर सब रूल 1 वाले क्राइटेरिया में आप मीट आउट हो रहे हो तो। सब रूल 7, इसको मैं थोड़ा इसलिए फास्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर दम नहीं है, मैं ऑलरेडी अमेंडमेंट वो कर चुके हैं हम, इसके अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर एनालिसिस कर चुके हैं। एनी कंपनीज ऑप्टिंग टू अप्लाई द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई कंपनी ऑप्ट कर रही है एक बार, मान लो वॉलेंटरली ऑप्ट कर रही है या फिर कैसे भी, अभी क्लियर नहीं किया गया है। ऑप्ट का मतलब तो वॉलेंटरली बात है ना, वॉलेंटरली एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 और इसमें भी क्लोज 1 for its financial statement shall prepare its financial statement as per the Indian accounting standards consistently। एक बार आपने मनगढ़ंत अपने आप से मान लिया तो उसके बाद आप पे जबरदस्ती लगेगा ये नहीं अगले साल आप दोबारा से एएस फॉलो कर लो, पहले साल इंडियस फॉलो कर लिया, सर मजा नहीं आया, ऐसा नहीं चलने वाला। तो वॉलेंटरली भी कह दो, आगे भी मैंडेटरी होगा। इसका आंसर मिल गया, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। वंस द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज आर अप्लाइड वॉलेंटरली, अगर आपने कर, वही चीज बोली गई रिपीट करके, इट शैल बी इररिवोकेबल and such company shall not be required to prepare another set of financial statement in accordance with the, तो अब उनको एएस फॉलो नहीं करना, इररिवोकेबल है, मैंडेटरी लग जाएंगे, सेम बात है दोनों पे। आगे, once a company starts following the Ind AS on the basis of criteria specified in subsection 1 सब रूल 1, एक बार कंपनी को फॉलो करना है, ये मैंडेटरी वाली बात आ रही है, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द Ind AS for all the subsequent financial years even if the criteria specified in this rule does not subsequently apply it। भले अब उनकी नेटवर्थ बाद में कम हो जाए, भले वो अनलिस्टेड कंपनी बन जाए, लिस्टेड कंपनी से, वट एवर द केस में भी, अब उनको मैंडेटरी फॉलो करना है। एक बार फंसे तो जिंदगी भर के लिए फंसे। एग्जम्पशन, लेकिन कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन दी गई है कि उनको Ind AS फॉलो नहीं करने, वो कौन सी कंपनीज हैं, ध्यान दो इधर। रूल 5, द बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, आगे बात, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन कौन सी, शैल अप्लाई द Ind AS एज नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको अपने Ind AS कौन से फॉलो करने हैं, जो आरबीआई ने बताया गया अपने में या IRDA ने बताए हैं, तो उनको अपने सेक्टरल रेगुलेटर के अकॉर्डिंग करने हैं। बट एन इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी शैल हाउएवर प्रोवाइड Ind AS कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बनाने हैं आपको बाय इट्स पेरेंट और इन्वेस्टर और वेंचरर एज रिक्वायर्ड बाय द पेरेंट, इन्वेस्टर और वेंचर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। बट इंश्योरेंस कंपनी को फिर भी बोला गया है, आपके अगर आपको कंसोलिडेटेड पर्पस के लिए बनाने हैं तो आपको Ind AS कंसोलिडेटेड पर्पस के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मेरे वाले चार्ट में मैंने डाली थी ना बात, तो ये थी ना बैंकिंग फाइनेंशियल ये वाली, तो मान लो मैं इंश्योरेंस कंपनी यहां से फिर भी काट लो आप, फिर भी तो अगर उनको करना था तो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां भी डाला था आपके नोट्स में। चलो अब एक चीज बोली गई है, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब है ना, एक चीज बोली गई है, अगर आपने एएस को, Ind AS को आपने उस तरीके से नहीं माना, उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 सेक्शन 5 बोलता है, अगर आपने डेविएशंस किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, मतलब आपने
जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना था उसके अंदर चेंजेस किए हैं और आपको वजह बतानी है कि सर मैंने क्यों चेंज किया है, मेरे ऊपर क्यों वो फॉलो नहीं हो रहा और मेरे से क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा, या वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसलिए मेरे से फॉलो नहीं किया जा रहा। आपको वजह बतानी है, रीजन बतानी है उस डेविएशन की, और उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और आपका क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज आया है, डेविएशन आए हैं, उस चेंज करने की वजह से सेक्शन 129 सब सेक्शन 5 ये चीज बोलता है इस कंपनीज एक्ट का। सेम चीज रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 3 शेड्यूल 5 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन भी यही बात बोलते हैं, एक बार पढ़ लेते, दोनों सेम है। वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद द एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी इंड एस एएस, द कंपनी शैल डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने क्या क्या डेविएशन किए हैं अप्लाई करने में, रीजन फॉर सच डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ द सच डेविएशन। सेम चीज है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द दैट प्रिस्क्राइब्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप डिफरेंट करते हो, हैज बीन फॉलोड। द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन, वही रीजन देंगे एज टू व्हाई इट बिलीव्स सच अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई क्यों आप मानते हो कि डिफरेंट डेविएट करने के बाद आपका और अच्छा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करेगा। तो एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर इस चीज को, जो एनुअल रिपोर्ट में जाती है ना, एनुअल रिपोर्ट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, तो उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के सेक्शन के अंदर आप डाल दोगे और क्यों आपने एएस को फॉलो उस तरीके से नहीं किया, वो सारी बात आप इसमें डालोगे। ऐसा कुछ हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। और मैं बोल सकता हूं आज का मेरा थोड़ी सी क्लास थोड़ी बल्कि गई है, लेंदी गई है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस के साथ गई है। यूट्यूब वाले बच्चों को अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को जितना हो सकता है टू द अटमोस्ट पॉसिबल अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करो, सो दैट कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें कमेंट करो कि मेरे को और कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आना चाहिए और कब कैसे कैसे किस सीक्वेंस में मैं सीरीज में मैं रिवीजन स्टार्ट करूं ड्राफ्टिंग पेपर की, गवर्नेंस पेपर की। और इसकी ड्यूटी मैं बोल सकता हूं कि मेरी है आपकी टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम, सारी अमेंडमेंट्स और सारे चीज चार्ट सीरीज और निमोनिक्स के साथ पूरे इंटरप्रिटेशन के साथ भरपूर आप एंजॉय करने वाले हो। लर्न विद फन। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस बच्चे को भी लेक्चर्स परचेज करने हैं, आपको नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके www.csankushmansal.com या www.learnersguide.in या learnersguide.com के ऊपर आप जाके परचेज कर सकते हो। चलो जी, और फर्दर डिस्कशन के लिए आप मेरे से 7 to 9 o'clock के बीच में, हर इवनिंग में 7 to 9 o'clock के बीच में आप मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अब आपका स्टडी प्लान बनना चाहिए, वो चीजें आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बिंग बाय बाय, टेक केयर।